वर्षा साम्राज्य के सीमांत कस्बे में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में एक रहस्यमयी चमक बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्रमा अग्निहोत्री परिवार की जागीर पर अपनी ठंडी चांदनी बरसा रहा था। इसी खामोशी के बीच एक साधारण से कमरे में बिस्तर पर बेसुध पड़े 16 वर्षीय लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक ऐसी प्राचीन और अथाह गहराई थी जो किसी सामान्य किशोर की नहीं हो सकती थी। शिवाय को यह समझने और स्वीकार करने में पूरे 10 सेकंड लग गए कि उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। दिव्य लोक के एक सर्वोच्च और अजेय विशेषज्ञ के लिए, जिसे ब्रह्मांड के रहस्य पलक झपकते ही समझ आ जाते हों, किसी बात की पुष्टि के लिए 10 सेकंड का समय लेना बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन यह इस बात का भी प्रमाण था कि उसके साथ जो घटना घटी थी वह तर्क और कल्पना दोनों से परे थी। अपने पिछले जीवन में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वे मार्शल आर्ट के निर्विवाद शिखर पर विराजमान थे और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में तो उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। उनकी ईजाद की गई 3 फायर्स गाइडिंग तकनीक ने रसायन शास्त्र की दुनिया में ऐसी क्रांति ला दी थी कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड में रसायन सम्राट की सर्वोच्च उपाधि से नवाजा गया था। लेकिन एक सच्चा साधक कभी संतुष्ट नहीं होता। वह और आगे जाना चाहता था, उस पौराणिक शून्य भेदन क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था जहां व्यक्ति शून्य को चीरकर नश्वरता के बंधनों से मुक्त हो जाता है और साक्षात देवता में परिवर्तित हो जाता है। इसी अदम्य इच्छा के चलते उसने अनगिनत खतरनाक और प्राचीन स्थलों का अन्वेषण किया। अंततः मौत को मात देते हुए वह ब्लैक ब्लड वैली के हृदय में पहुंचा, जहां अनेक जानलेवा खतरों का सामना करने के बाद उसे एक रहस्यमयी प्राचीन मीनार प्राप्त हुई। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उस प्राचीन मीनार पर अचानक सुनहरे अक्षर उभर कर सामने आए, जिनसे अमर दिव्य शास्त्र नामक एक सर्वोच्च साधना तकनीक का रहस्य उजागर हुआ। किंवदंतियों के अनुसार इस तकनीक को उच्चतम स्तर तक साध लेने पर भौतिक शरीर अविनाशी और अमर हो जाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सहअस्तित्व में रहता है और सूर्य व चंद्रमा के समान अनंत काल तक जीवित रहता है। हालांकि मार्शल आर्ट में अपनी सर्वोच्च समझ और स्वर्गीय क्षेत्र की साधना के बावजूद शिवाय को अमर दिव्य शास्त्र के श्लोक किसी अबूझ पहेली की तरह लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई ऐसी स्वर्गीय पुस्तक पढ़ रहा हो जिसका ज्ञान नश्वर बुद्धि की पहुंच से बाहर था। उसने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति लगाकर उस साधना तकनीक को याद करने के लिए खुद को विवश किया। जैसे ही वह उस प्राचीन मीनार का और गहराई से अध्ययन करने वाला था, मीनार में एक हल्का सा कंपन हुआ। अगले ही पल वहां से एक असीम और विनाशकारी दिव्य प्रकाश फूटा, जिसने पल भर में उसके अजेय भौतिक शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। आश्चर्यजनक रूप से शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। उसकी चेतना जागृति और स्वप्न के बीच की एक धुंधली अवस्था में चली गई, जो अवस्था हजारों वर्षों तक यूं ही बनी रही। अगले 10,000 वर्षों तक उस शून्यता में उसकी आत्मा के पास करने को कुछ नहीं था, सिवाय उस अमर दिव्य शास्त्र का चिंतन करने के। और अंततः 10,000 वर्षों के उस अथक और मौन एकांत के बाद उसने इस सर्वोच्च साधना तकनीक के केवल पहले स्तर को समझ लिया था। जरा सोचिए, इसका क्या अर्थ है? दिव्य लोक के एक सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ने एक साधना तकनीक के मात्र प्रथम स्तर को समझने में 10,000 वर्ष व्यतीत किए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि दिव्य लोक के शक्तिशाली से शक्तिशाली विशेषज्ञ की आयु भी आमतौर पर 1000 वर्ष से कम ही होती है। इसका सीधा सा मतलब था कि सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस अमर दिव्य शास्त्र का अभ्यास कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वे इसके पहले स्तर को समझने से बहुत पहले ही बुढ़ापे से मर जाते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शिवाय ने मृत्यु के बाद की इस विचित्र अवस्था में अमर दिव्य शास्त्र के प्रथम स्तर में महारत हासिल कर ली थी, और फिर बिना किसी चेतावनी के वह अचानक पुनर्जीवित हो उठा। उसकी आत्मा ने इस 16 वर्षीय लड़के के शरीर में प्रवेश किया था, जिसका नाम भी संयोग से शिवाय ही था। यह सब बिल्कुल अविश्वसनीय था। चाहे जो भी परिस्थितियां हों, मुख्य बात यह है कि मैं फिर से जीवित हो गया हूं। शिवाय ने अपने हाथ को मुट्ठी में भींचते हुए सोचा।
यद्यपि यह नया शरीर अभी केवल शरीर परिष्करण के दूसरे स्तर पर है और दूसरों की नजरों में बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैं यह कैसे भूल सकता हूं कि मैं कभी दिव्य लोक का सिरमौर था। मैं मार्शल आर्ट के शिखर पर था और रसायन शास्त्र का सम्राट था। अगर इस शरीर की जन्मजात क्षमता कमजोर है तो मैं दुनिया की बेहतरीन औषधियां बनाकर उसकी भरपाई कर लूंगा। मैं यह मानने से कतई इनकार करता हूं कि मैं अपने चरम पर वापस नहीं लौट सकता। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। इसके अलावा अब मैं अंततः उस अमर दिव्य शास्त्र का अभ्यास कर सकता हूं। यह एक सर्वोच्च तकनीक है जो निश्चित रूप से नश्वर जगत की नहीं बल्कि पौराणिक दिव्य जगत की ही होगी। अन्यथा मेरे जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति को इसके पहले स्तर को समझने में 10,000 साल कैसे लग सकते थे। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन की उपलब्धियों को भी पीछे छोड़ दूंगा और वास्तविक देवत्व प्राप्त करूंगा। तभी उसने अपने शरीर की कमजोरी पर ध्यान दिया। लेकिन इस शरीर के साथ असल में क्या समस्या है? शरीर परिष्करण के दूसरे स्तर तक पहुंचने में इसे 16 साल लग गए। क्या इसका कारण यह है कि आजकल मार्शल आर्ट का स्तर इतना गिर चुका है? धमाका! अचानक अनगिनत यादें एक बाढ़ की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। ये यादें इस शरीर के मूल स्वामी पहले वाले शिवाय की थीं। एक अत्यंत पीड़ादायक लेकिन त्वरित प्रक्रिया में दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्तियों की आत्माएं और यादें आपस में विलीन हो गईं और हमेशा के लिए एक हो गईं। यादों को खंगालने के बाद शिवाय ने मन ही मन सिर हिलाया। अच्छा, तो समस्या यह है, उसे समझ आ गया कि उसके शरीर परिष्करण के दूसरे स्तर पर अटके होने का मुख्य कारण उसकी आध्यात्मिक जड़ का बहुत कमजोर होना था। यह एक सार्वभौमिक नियम है कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए व्यक्ति के पास एक आध्यात्मिक आधार होना ही चाहिए। केवल आध्यात्मिक जड़ के माध्यम से ही कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात कर सकता है, उसे अपनी मौलिक शक्ति में बदल सकता है और अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। कुछ आध्यात्मिक जड़ें असाधारण होती हैं जो ऊर्जा को पलक झपकते ही सोख लेती हैं, जबकि अन्य इसे बहुत धीमी गति से अवशोषित करती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जड़ों को 4 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। इनमें से प्रत्येक को आगे 3 गौण श्रेणियों में बांटा गया है: उच्च, मध्य और निम्न। उच्च स्वर्ग श्रेणी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और निम्न पीला श्रेणी सबसे खराब। किसी भी आध्यात्मिक मूल की गुणवत्ता का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह कितनी शुद्ध है। जड़ जितनी अधिक शुद्ध होगी, साधक का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। दुर्भाग्य से इस शरीर के आध्यात्मिक मूल में एक साथ सभी 5 तत्व समाहित थे, जो इसे अत्यंत अव्यवस्थित और अशुद्ध बनाते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में 5 तत्वों की मिश्रित जड़ को सबसे निम्न स्तर का माना जाता है, जो बमुश्किल निम्न पीला श्रेणी के योग्य होती है। यही कारण था कि 16 वर्ष की आयु में उसने केवल शारीरिक परिष्करण के दूसरे स्तर तक ही सफलता पाई थी, जबकि उसके ही उम्र के अन्य साथियों ने 4थे या 5वें स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। शिवाय को अपने पिछले जीवन की याद आई। तब उसके पास एक दिव्य आध्यात्मिक मूल था, विशेष रूप से उच्च श्रेणी का दिव्य 9 यांग अग्निमूल। रसायन शास्त्र में अपनी अद्वितीय प्रतिभा और उस अग्निमूल के संयोजन से उसने मात्र 200 वर्षों में स्वर्गीय लोक तक पहुंचने का वो कीर्तिमान स्थापित किया था, जो इतिहास में अभूतपूर्व था। 5 तत्वों की मिश्रित आध्यात्मिक जड़, इसे आध्यात्मिक जड़ों का सबसे निचला स्तर माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शरीर के पिछले स्वामी ने दिन रात खून पसीना एक करने के बावजूद केवल द्वितीय स्तर ही प्राप्त किया था। मेरे लिए भी यह मिश्रित जड़ थोड़ी परेशानी वाली साबित हो सकती है, लेकिन मेरी रसायन विद्या और औषधियों की मदद से मैं निश्चित रूप से अधिकतम 400 वर्षों में अपनी चरम सीमा पर वापस आ सकूंगा। शिवाय ने मन ही मन गणना की। जरा रुको। अचानक शिवाय विस्मय से भर उठा। उसके चेहरे पर अविश्वास और सदमे के भाव स्पष्ट रूप से उभर आए। वह कुछ पल के लिए पूरी तरह अवाक रह गया। अपनी शक्तिशाली आत्मशक्ति का प्रयोग करते हुए
उसने तुरंत अपने दांतियान के भीतर स्थित उस कचरा आध्यात्मिक मूल का गहराई से पुनः परीक्षण किया। अगले ही पल उसका विस्मय परमानंद में बदल गया। यह कोई साधारण पंच तत्वों का मिश्रित मूल नहीं है। इसमें मौजूद पांचों तत्व पूरी तरह से संतुलित हैं, जो आपस में मिलकर एक मार्ग कमल का निर्माण कर रहे हैं। यह तो पंच तत्वों का अराजकता कमल है। यह तो उस दुर्लभ 9 यांग अग्निमूल से भी करोड़ों गुना अधिक दुर्लभ और शक्तिशाली है। इसे निस्संदेह एक परम दिव्य आध्यात्मिक मूल कहा जा सकता है। अब उसे सब समझ आ रहा था। इस शरीर की पिछली साधना के धीमे होने का असली कारण इसका कचरा होना नहीं था, बल्कि यह जड़ इतनी उच्च और दिव्य स्तर की है कि इसे अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करने के लिए एक विशेष अत्यंत उच्च श्रेणी की साधना तकनीक की आवश्यकता थी, जो नश्वर दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। और मेरे पास पंच तत्वों की दिव्य परम तकनीक का ज्ञान है, जो इस अराजकता कमल के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। 400 साल नहीं, इस जड़ और मेरे ज्ञान के साथ मुझे 100 साल भी नहीं लगेंगे। बस 50 साल, मात्र 50 साल में मैं फिर से स्वर्गीय लोक के शिखर पर खड़ा होऊंगा। यद्यपि शिवाय ने अपने पिछले जन्म में एक अत्यंत लंबा और गौरवशाली जीवन जिया था, फिर भी इस नई खोज से उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी खुशी झलक रही थी। आध्यात्मिक मूल जन्म से ही निर्धारित होते हैं। उन्हें जीवन में बाद में किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। पिछले जन्म में शून्य को भेद कर देवता बनने की चाह में उसने ब्रह्मांड के अनगिनत प्राचीन स्थलों का भ्रमण किया था और बेशुमार साधना तकनीकें व गुप्त कलाएं एकत्रित की थीं। पंचतत्व दिव्य चरम तकनीक उन्हीं में से एक थी, जिसे वह अपने अग्निमूल के कारण इस्तेमाल नहीं कर सका था, पर अब वह उसके लिए वरदान बन गई थी। पिछले जीवन में वह मार्शल आर्ट का शिखर था, पर इस जीवन में वह उन सीमाओं को भी तोड़कर एक ऐसी अमर किंवदंती रचेगा जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। लेकिन अचानक उसका ध्यान भटका। इस शरीर के मूल स्वामी की मृत्यु कैसे हुई? शिवाय अपनी नई यादों को खंगालने लगा, और जो सच सामने आया उसे देखकर उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। शरीर के पूर्ववर्ती स्वामी के पिता का नाम शिवादित्य था, जो अग्निहोत्री परिवार के मुखिया के इकलौते बेटे थे। उनकी माता, दादा दादी और अन्य रिश्तेदार काफी पहले ही गुजर चुके थे। अग्निहोत्री परिवार एक कट्टर मार्शल आर्ट परिवार था, जहां केवल ताकत का सम्मान होता था। शिवादित्य परिवार के मुखिया इसलिए बन पाए थे क्योंकि वे अपनी पीढ़ी में सबसे ताकतवर थे, और उन्होंने यह सम्मानजनक पद अपनी योग्यता और लड़ाइयों के दम पर हासिल किया था। लेकिन उनकी इकलौती संतान शिवाय की तथाकथित खराब आध्यात्मिक जड़ के कारण उसे बचपन से ही पूरे परिवार में एक निकम्मा और बोझ समझा जाता था। उसे हमेशा अंतहीन तिरस्कार और ताने सुनने पड़ते थे। अपने बेटे के इस दुख को दूर करने और उसका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिवादित्य ने टाइगर सन अकादमी के उच्च अधिकारियों के साथ एक बेहद खतरनाक समझौता किया था। समझौता यह था कि टाइगर सन अकादमी शिवाय को अपने एक विशेष शिष्य के रूप में भर्ती करेगी और उसे अपनी पूरी शक्ति व संसाधनों से प्रशिक्षित करेगी। लेकिन इसके बदले में शिवादित्य को भयानक बैंगनी प्रकाश घाटी में जाना होगा और वहां से एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु खोजकर लानी होगी, जिसे अकादमी बहुत पहले वहां खो चुकी थी। टाइगर सन अकादमी वर्षा साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी, जिसके पास असीमित संसाधन थे। अगर वहां किसी को भी पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो सबसे अयोग्य व्यक्ति भी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकता था। यह शिवाय के लिए एक सुनहरा अवसर था। लेकिन टाइगर सन अकादमी के अधिकारी बेवकूफ नहीं थे। अगर वह वस्तु इतनी ही आसानी से मिल जाती तो वे एक निकम्मे लड़के को इतना बड़ा अवसर क्यों देते? बैंगनी प्रकाश घाटी मौत का दूसरा नाम थी। वहां रखा गया एक गलत कदम भी निश्चित मृत्यु का कारण बन सकता था। फिर भी एक पिता के निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर शिवादित्य अपने बेटे के भविष्य की खातिर 7 दिन पहले बिना किसी हिचकिचाहट के उस जानलेवा घाटी की ओर निकल पड़े थे। कल टाइगर सन अकादमी के दूत अग्निहोत्री परिवार के घर आए और उन्होंने सूचित किया
कि वे आज तय समय के अनुसार उस चुने हुए व्यक्ति को अपने साथ अकादमी ले जाने के लिए आएंगे। लेकिन ठीक इसी समय अग्निहोत्री परिवार के मुख्य प्रबंधक पृथ्वीपाल ने अपने पद और ताकत का दुरुपयोग किया। वह पूर्वज के पास आया और अत्यंत बेशर्मी से उसने अनुरोध किया कि वह अकादमी जाने का यह कीमती अवसर उसके अपने प्रतिभाशाली पोते प्रथम के लिए छोड़ दे। पृथ्वीपाल का तर्क था कि प्रथम असीमित क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली युवा है और अकादमी जैसे दुर्लभ अवसर को किसी निकम्मे व्यक्ति पर बर्बाद करना परिवार के हित में नहीं होगा। शरीर का असली मालिक स्वाभाविक रूप से इस अन्याय के लिए कभी सहमत नहीं होता। यह कोई खैरात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अवसर था जिसके लिए उसके पिता अपनी जान की बाजी लगाकर मौत की घाटी में गए हुए थे। लेकिन पृथ्वीपाल के लिए वह कोई चर्चा या अनुरोध नहीं था। वह बस अपनी ताकत के नशे में उस अनाथ महसूस कर रहे लड़के को आदेश दे रहा था। वह उसकी राय या भावनाओं को रत्ती भर भी महत्व नहीं दे रहा था। मूल शिवाय से अपने पिता का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर पृथ्वीपाल पर हमला कर दिया। लेकिन ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ पृथ्वीपाल के सामने उसकी क्या बिसात थी। पृथ्वीपाल उसे अपनी एक उंगली से मसल सकता था। उस निर्दयी बूढ़े ने महज एक ही मुक्के से शिवाय के शरीर के अगले हिस्से को बुरी तरह कुचल दिया। उसके अंग टूट गए और उसके बाद क्रूरता की हद पार करते हुए उसे उसी के कमरे में बंदी बनाकर बाहर से ताला लगा दिया गया, ताकि जब टाइगर सन अकादमी के लोग आएं तो वह लड़का कोई गड़बड़ या शिकायत न कर सके। उनकी योजना थी कि जब तक शिवादित्य लौटकर आएगा तब तक उसका पोता अकादमी का सदस्य बन चुका होगा और स्थिति उनके पक्ष में पलट चुकी होगी। और इसी अन्याय, भीषण शारीरिक पीड़ा और असहायता के क्रोध में घुट घुट कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर वाले उस पूर्ववर्ती शिवाय ने अंततः प्राण त्याग दिए थे। सारी यादें ताजा होते ही शिवाय ने गुस्से से अपनी नाक सिकोड़ी। यह सचमुच घृणित और अपमानजनक है। जिस अवसर को हासिल करने के लिए मेरे पिता ने मौत को गले लगाया, उसे पृथ्वीपाल और उसके लालची पोते ने इस तरह छीन लिया। वे दोनों बिल्कुल बेशर्म और नीच कमीने हैं। यह अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह एक झटके में बिस्तर से उठा, लेकिन उठते ही उसे पूरे शरीर में भयंकर दर्द की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वह पुनर्जीवित तो हो गया था, लेकिन हड्डियां और अंग अभी भी टूटे हुए थे। वे किसी जादू से तुरंत ठीक नहीं होने वाले थे। हम्मा, शिवाय ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उस बुढ़े पृथ्वीपाल के जानलेवा हमले से इस शरीर की आध्यात्मिक जड़ भी घायल हो गई है। एक क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जड़ साधना की दुनिया में एक बहुत ही गंभीर समस्या मानी जाती थी और साधारण उपचार की जड़ी बूटियां या पत्थर इस पर बिल्कुल अप्रभावी होते थे। रसायन सम्राट होने के नाते जहां तक मुझे याद है, आध्यात्मिक जड़ों को पूरी तरह से ठीक करने वाली केवल 7 प्रकार की विशिष्ट गोलियां ही मौजूद हैं, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उनमें से 4 को बनाने के लिए ऐसी दुर्लभ और दिव्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो इस नश्वर दुनिया में इतनी महंगी हैं कि अगर इस पूरे अग्निहोत्री परिवार को भी बेच दिया जाए तो भी वे उन्हें खरीद नहीं सकते। वैसे भी मेरी आध्यात्मिक जड़ों को केवल मामूली क्षति ही हुई है, इसलिए मुझे फिलहाल इतनी उच्च श्रेणी की गोलियों की आवश्यकता नहीं है। उसने विकल्पों पर विचार किया। बचे हुए 3 नुस्खों में से 2 को गोलियों में बदलना होगा, लेकिन गोलियां बनाने के लिए जिस अग्नि और ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह मेरे वर्तमान द्वितीय स्तर के शारीरिक परिष्करण अभ्यास के लिए बहुत अधिक है। मैं अभी कीमिया की भट्टी नहीं जला सकता, इसलिए अब मेरे पास केवल एक ही व्यावहारिक विकल्प बचा है, हृदय स्रोत फुलिंग पाउडर। मुझे बस कुछ विशिष्ट औषधीय सामग्रियों को बाजार से लाना है, उन्हें बिल्कुल सही अनुपात में मिलाना है और पानी में उबालकर एक औषधीय काढ़ा तैयार करना है। यह मेरी जड़ को ठीक कर देगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बाहरी घावों को ठीक करना होगा, फिर मैं उस पृथ्वीपाल और उसके पोते को रोकूंगा। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से उस अकादमी में जाने या उस जगह की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इन बेशर्म दादा और पोते को उस अवसर का लाभ नहीं उठाने दूंगा
जिसके लिए मेरे पिता ने अपनी जान दांव पर लगाई है। बिना समय बर्बाद किए वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अमर स्वर्गीय धर्म ग्रंथ के मंत्रों को अपने भीतर प्रवाहित करने लगा। यह पहला मौका था जब वह व्यावहारिक रूप से इस सर्वोच्च दिव्य स्तर की तकनीक का प्रयोग कर रहा था, लेकिन उन 10,000 वर्षों के अथक ध्यान और अध्ययन के कारण अब वह इसे अत्यंत सहजता और पूर्ण नियंत्रण के साथ संचालित कर पा रहा था। कुछ ही पलों में उसके शरीर के भीतर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्राचीन जीवन शक्ति का संचार होने लगा। उसकी बची खुची ऊर्जा शक्ति का बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग हो रहा था, लेकिन इसके बदले में उसके टूटे हुए अंग और गहरे घाव चमत्कारिक गति से भरने लगे। महज कुछ ही मिनटों के भीतर उसके बाहरी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। उसकी त्वचा पर खरोंच का एक निशान तक नहीं बचा था। शिवाय ने गहरी सांस ली। जैसा कि अमर दिव्य शास्त्र से उम्मीद थी, इसका प्रभाव सचमुच चमत्कारिक है, और यह तब है जब मैंने अभी अभी इसके पहले स्तर का अभ्यास शुरू ही किया है। वह इसकी कार्य प्रणाली से चकित था। यह दुनिया की अन्य सभी साधना विधियों से बिल्कुल अलग है। सामान्य साधना विधियों में साधक अपनी आध्यात्मिक जड़ों का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते हैं और उसे अपने दांतियान में ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यह अमर दिव्य शास्त्र ठीक इसके विपरीत काम करता है। यह सीधे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा शक्ति से मथकर उन्हें वज्र के समान मजबूत बनाता है और किसी भी घाव को पल भर में भर देता है। अगर कोई इसके सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाए तो वास्तव में अमरता प्राप्त करना कोई असंभव बात नहीं रह जाएगी। अब मैं समझा कि क्यों इसे स्वर्गिक धर्म ग्रंथ कहा जाता है। उसने थोड़ा अफसोस जताते हुए सोचा, बस यह अफसोस की बात है कि मेरी साधना का वर्तमान स्तर अभी पर्याप्त रूप से उच्च नहीं है, अन्यथा मैं इसी अमर स्वर्गीय धर्म ग्रंथ के माध्यम से अपनी क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जड़ों को भी बिना किसी औषधि के पूरी तरह पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो जाता। शिवाय ने अपनी आंखें खोलीं। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां रात का अंधेरा अब छंटने लगा था और आकाश धीरे धीरे रोशन हो रहा था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, सुप्रभात हो चुका है। अब समय आ गया है कि मैं जाकर उस बेशर्म बूढ़े कमीने पृथ्वीपाल से मिलूं और उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दूं। उसने शांति से अपने जूते पहने कदमों में एक शाही आत्मविश्वास लिए वह कमरे के दरवाजे तक गया और उसे जोर से खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अचानक एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने अपने भारी शरीर से दरवाजे का रास्ता रोक दिया। यह व्यक्ति सुमित था, जो उस मुख्य प्रबंधक पृथ्वीपाल के सबसे वफादार और क्रूर गुर्गों में से एक था। ओहो, युवा स्वामी शिवाय, लगता है आप जाग गए। सुमित ने उपहास भरी नजरों से देखते हुए ठहाका लगाया। लेकिन मुख्य प्रबंधक ने सख्त आदेश दिया है कि आज आपको पूरा दिन अपने इस कमरे में ही रहना होगा। हालांकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति परिवार के मुखिया का सगा पुत्र था, लेकिन पूरे परिवार में वह एक कुख्यात निकम्मा माना जाता था। सुमित जैसे नौकर की नजर में भी वह बस एक कमजोर मजाक मात्र था, जिसे कोई भी कभी भी पीट सकता था। शिवाय की निगाहें पल भर में बर्फ की तरह ठंडी पड़ गईं। एक ऐसी तीखी और जानलेवा आभा उसके शरीर से निकली, जिसे देखकर एक पल के लिए सुमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शिवाय ने अपनी प्राचीन और शाही आवाज में कहा, एक नौकर होकर तुम मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? सुमित ने झेंप मिटाते हुए अपनी छाती चौड़ी की। मैं यहां यही करने आया हूं। मुख्य प्रबंधक ने स्पष्ट आदेश दिया है कि शिवाय को आज किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो वे मुझे तुम्हें पीट पीट कर अधमरा करने के लिए भी पूरी छूट दे चुके हैं। सुमित ने एक बनावटी और क्रूर मुस्कान के साथ अपना वाक्य पूरा किया। यह मुख्य प्रबंधक का सीधा आदेश है, इसलिए कृपया चुपचाप अंदर बैठें और मेरे लिए मुश्किलें पैदा न करें, युवा स्वामी शिवाय, वरना कल की तरह फिर से हड्डियां तुड़वानी पड़ेंगी। शिवाय समझ गया, वह बूढ़ा पृथ्वीपाल वाकई बहुत चालाक और सतर्क है। एक कमजोर लड़के को गंभीर रूप से घायल करने के बाद भी वह चैन से नहीं बैठा और उसने एहतियात के तौर पर द्वार की सुरक्षा के लिए अपने गुर्गों को तैनात कर दिया।
इससे यह भी पता चलता है कि पृथ्वीपाल के लिए अपने पोते का टाइगर सन अकादमी में दाखिला कराना कितना महत्वपूर्ण है। वो इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मेरे रास्ते से हट जाओ, शिवाय ने अत्यंत ठंडे और चेतावनी भरे स्वर में कहा, मानो कोई सम्राट किसी कीड़े को आदेश दे रहा हो। सुमित को यह गुरूर रास नहीं आया। युवा स्वामी शिवाय, लगता है आप अपनी हैसियत भूल गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि मैं आपसे तमीज से। धमाका, एक गगनभेदी आवाज गूंजी। इससे पहले कि सुमित अपनी बात पूरी कर पाता, शिवाय ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ उठाया और नौकर के गाल पर एक जोरदार झनझनाता हुआ थप्पड़ जड़ दिया। शिवाय ने अपनी ठंडी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? जब मैंने तुम्हें यहां से चले जाने का स्पष्ट आदेश दिया था तो तुम कुत्ते की तरह यहां क्यों खड़े हो? क्या? सुमित का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे सचमुच परिवार के उस कचरे के टुकड़े ने थप्पड़ मार दिया था। उसने अविश्वास से अपने सूजे हुए गाल को छुआ, जहां 5 उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे। इस कमजोर पिटे हुए कचरे ने उस पर हमला करने की हिम्मत की और उसे मारा भी, वह भी इतनी जोर से कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कैसा भद्दा मजाक है? पृथ्वीपाल के पहले कहे शब्दों को याद करके सुमित का अहंकार और क्रोध भड़क उठा। यदि आवश्यक हो तो वह कार्रवाई कर सकता है। उसके भीतर हिंसक द्वेष का ज्वार उमड़ आया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक खतरनाक धमकी भरे लहजे में फुफकारा, युवा स्वामी शिवाय, आपने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। धमाका, एक और करारी आवाज गूंजी। सुमित फिर से अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। शिवाय ने अपना हाथ फिर से हवा में लहराया और इस बार उसके दूसरे गाल पर पहले से भी अधिक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसने सुमित को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। सुमित गुस्से से पागल हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक रद्दी इंसान ने उसे 2 बार थप्पड़ जड़ दिया है। क्रोध में अंधा होने के कारण उसने यह भी नहीं सोचा कि शरीर परिष्करण के दूसरे स्तर का एक कमजोर व्यक्ति उसे, जो चौथे स्तर का साधक है, आखिर थप्पड़ कैसे मार सकता है। वह जोर से दहाड़ा और सीधा शिवाय पर झपटा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इस कचरे को उसकी औकात याद दिलाना। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक मुक्का मारा, जिससे हवा को चीरती हुई एक सनसनाती आवाज पैदा हुई। इसके विपरीत शिवाय असामान्य रूप से शांत था। अपने पिछले जीवन में वह अपनी उंगली के एक छोटे से इशारे से 10,000 सुमित को पलक झपकते ही राख कर सकता था, लेकिन अब उसके पास केवल शरीर परिष्करण के दूसरे स्तर की ही शक्ति बची थी। यह स्थिति थोड़ी असुविधाजनक जरूर थी, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार इस शरीर के भीतर जो आत्मा थी, वह कभी दिव्य लोक का एक परम योद्धा रह चुकी थी। उसकी युद्ध दृष्टि और दूरदर्शिता पर कोई सवाल ही नहीं था। सुमित के हाथ उठाने या पैर हिलाने से पहले ही शिवाय सटीक अनुमान लगा सकता था कि उसका वार कहां होने वाला है। इसलिए सुमित के मुक्का मारते ही शिवाय ने पलक झपकते ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी। मुक्का पूरी ताकत से चला और सुमित के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यदि यह मुक्का निशाने पर लगा तो इसकी प्रचंड शक्ति से शिवाय की सारी हड्डियां टूट जाएंगी और फिर उसके पास उसे बेरहमी से पीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। निशाना बिल्कुल सटीक था, पर यह क्या? सुमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मुक्का सीधे शिवाय के चेहरे पर लगा है, लेकिन हकीकत में वह बाल बराबर दूरी से चूक गया था। शिवाय ने ऐन मौके पर एक कदम पीछे हटकर उस जानलेवा मुक्के को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया था। न 1 इंच ज्यादा, न 1 इंच कम, मानो किसी पैमाने से नापा गया हो। वह मुक्का ठीक शिवाय की नाक के सामने आकर हवा में ही रुक गया। यह महज एक इत्तेफाक होगा, सुमित ने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा। लेकिन तभी छटाक, शिवाय ने उसे एक और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कमीने! सुमित ने खून थूकते हुए दहाड़ लगाई और शिवाय पर एक और अंधाधुंध मुक्का चला दिया। शिवाय लगभग उसी पल हरकत में आया। वह हल्का सा पीछे झुका और सुमित का मुक्का एक बार फिर हवा में ही रह गया। अगले ही पल शिवाय ने अपने दोनों हाथों से जमीन का सहारा लिया और पूरी ताकत से अपने दाहिने पैर की लात सीधे सुमित के पैरों के बीचों बीच दे मारी।
आहा। शरीर परिष्करण के चौथे स्तर पर होने के बावजूद उसने लौह कवच तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। इस भयानक प्रहार से उसे ऐसा जोरदार झटका लगा कि वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दर्द से कराहते हुए अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांगों को पकड़ लिया। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था और माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। तू बहुत बड़ा कपटी है, सुमित ने कराहते हुए कहा। दर्द के मारे उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। छठाक! शिवाय ने उसे फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। इस बार सुमित का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने कई टूटे हुए दांत बाहर थूक दिए। शिवाय की आंखों में उसके लिए रत्ती भर भी रहम नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, कुत्ते के मुंह से कभी हाथी दांत नहीं निकल सकता और यह बात तुम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सुमित गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बल पड़ा था और एक दूसरे स्तर का साधक उसे सरेआम बेइज्जत कर रहा था। यह कैसा भयंकर अपमान था। वह पलटवार करना चाहता था, लेकिन उस एक लात ने उसकी बची खुची हिम्मत और ताकत दोनों को कुचल दिया था। जरा सी भी हरकत करने पर उसके शरीर में असहनीय दर्द की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन वह शिवाय को यहां से जाने नहीं दे सकता था। अगर पृथ्वीपाल की योजना उसके कारण विफल हो गई तो पृथ्वीपाल के खूंखार स्वभाव को देखते हुए उसकी मौत पक्की थी। युवा स्वामी शिवाय, मेरी बात मानिए, आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। असल में आपको जहर दिया गया है। अगर आप इस कमरे से बाहर कदम रखेंगे तो उस जहर से आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। हताशा में उसने कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर शिवाय को रोकने का आखिरी दांव चला। यह सुनकर शिवाय हंसे बिना नहीं रह सका। क्या इस तरह की बेवकूफी भरी नौटंकी से कोई उसे मूर्ख बना सकता है? उसने सुमित को एक लात मारकर किनारे कर दिया। इस मामूली गुंडे पर समय बर्बाद करने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसे किसी भी कीमत पर पृथ्वीपाल की नापाक साजिश को रोकना था, वरना उसके पिता की सारी मेहनत और बलिदान मिट्टी में मिल जाता। रही बात सुमित की, शिवाय ऐसे कीड़ों को अपनी नजरों में नहीं रखता। वैसे भी जब पृथ्वीपाल को अपनी योजना नाकाम होती दिखेगी तो वह खुद ही सुमित की जान ले लेगा। अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं थी। रुक जाओ, बाहर मत जाओ। सुमित की रोती हुई आवाज पीछे से गूंजी, मानो वह अपना खौफनाक अंत अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। लेकिन जिसने खुद अपनी मर्जी से गुंडागर्दी का रास्ता चुना हो, वह किसी सहानुभूति का हकदार नहीं होता। शिवाय आगे बढ़ गया। कुछ मिनटों के बाद वह मुख्य बैठक कक्ष के भीतरी दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर कदम रखने से पहले ही उसे एक भारी और उम्रदराज आवाज सुनाई दी, सुश्री दीक्षित, कृपया पधारें। उस बैठक कक्ष में दो दरवाजे थे, एक जो भीतरी आंगन की तरफ खुलता था और दूसरा जो सीधे मुख्य द्वार की ओर जाता था। पर्दे की आड़ से शिवाय ने देखा कि 5 लोग अंदर आ रहे हैं, 4 पुरुष और एक युवती। उस युवती को छोड़कर शिवाय ने बाकी चारों को तुरंत पहचान लिया। वे सभी अग्निहोत्री परिवार के ही सदस्य थे। उनमें से एक 60 साल का बूढ़ा था, परिवार का ग्रैंड स्टीवर्ड पृथ्वीपाल। बाकी 3 में से 2 करीब 40 वर्ष के अधेड़ उम्र के पुरुष थे जो पृथ्वीपाल के बेटे थे। तीसरा एक नौजवान था जो शिवाय से बस 1 आध साल ही बड़ा था। वह पृथ्वीपाल का सबसे बड़ा पोता प्रथम था। तभी शिवाय की नजर उस अकेली युवती पर पड़ी। अपने पिछले जन्म में दिव्य लोक की अप्सराओं को देखने के बावजूद उस लड़की को देखकर उसकी आंखें पल भर के लिए चमक उठीं। वह सचमुच बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी त्वचा शरद रथु के बहते जल की तरह कोमल और चांद की चांदनी जैसी उजली थी। देखने में वह सिर्फ 17 या 18 साल की लग रही थी, लेकिन उसके रूप में ऐसा मोहक आकर्षण था जो बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दे। हालांकि उसका चेहरा इतना भावहीन और सर्द था मानो वह बर्फ का कोई पहाड़ हो जो किसी को भी अपने करीब फटकने की इजाजत न देता हो। यह लड़की जरूर टाइगर सन अकादमी की होगी। क्या इत्तेफाक है। तभी शिवाय की पुतलियां थोड़ी और फैल गईं। उसने कुछ ऐसा देखा जो और भी दिलचस्प था और उसके होठों पर अनायास ही एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अंदर मेजबान और मेहमान अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। कई नौकरानियां सम्मानपूर्वक खड़ी होकर उन 5 को सुगंधित चाय परोस रही थीं।
क्या आपके अग्निहोत्री परिवार की ओर से अकादमी जाने वाला व्यक्ति तैयार है? अन्विका ने स्पष्ट और मधुर आवाज में पूछा, लेकिन उसके लहजे में एक हल्की सी नफरत और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसे सिफारिशों और पक्षपात से सख्त नफरत थी। अपने गुरुओं के आदेश पर यहां आने के बावजूद इस अयोग्य भावी जूनियर के लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं था। बिल्कुल तैयार है सुश्री, पृथ्वीपाल ने हाथ मलते हुए जल्दी से कहा। हालांकि पृथ्वीपाल उस लड़की के दादा की उम्र का था, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में दोनों का स्तर समान था। दोनों ही ऊर्जा संघन क्षेत्र के योद्धा थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में उम्र का कोई मोल नहीं होता, वहां सिर्फ ताकत का सम्मान किया जाता है। पृथ्वीपाल को तो यह भी एहसास हो रहा था कि इस कम उम्र लड़की की शक्ति उससे कहीं ज्यादा है। वह खुद ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, जबकि यह लड़की संभवतः 7वें या 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस बात ने उसे अपने पोते को टाइगर सन अकादमी भेजने के लिए और भी बेचैन कर दिया। उसे यकीन था कि वहां जाकर प्रथम कुछ ही सालों में शिवादित्य परिवार के वर्तमान मुखिया को पीछे छोड़ देगा और मुखिया की कुर्सी पर कब्जा कर लेगा। प्रथम, जल्दी आगे आओ और अपनी वरिष्ठ बहन दीक्षित को प्रणाम करो, बूढ़े पृथ्वीपाल ने पलटकर अपने पोते से कहा। जी दादाजी, प्रथम ने अपनी जगह से उठकर पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़े और अन्विका की ओर झुककर बोला। प्रथम अपनी सीनियर सिस्टर का अभिवादन करता है। उसके सिर झुकाते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दे रही थी। वह इस शांत, सुंदर और बेहद ताकतवर महिला को हर हाल में पाना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि अकादमी में साथ रहते हुए वह जल्द ही इसका दिल जीत लेगा। अन्विका को थोड़ी हैरानी हुई। उसे याद था कि अग्निहोत्री परिवार की तरफ से सिफारिश से आने वाले लड़के का नाम शिवाय था, न कि प्रथम, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ अकादमी ले जाना था, नाम चाहे जो भी हो। अगर तुम तैयार हो तो चलो निकलते हैं, उसने अपनी सर्द आवाज में कहा और खड़ी हो गई। सुश्री दीक्षित, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या आप कुछ दिनों के लिए इस गरीब के घर में रुकना पसंद नहीं करेंगी ताकि हम आपकी ठीक से खातिरदारी कर सकें? पृथ्वीपाल ने चापलूसी भरे स्वर में कहा। वह इस युवती से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था ताकि भविष्य में वह अकादमी में उसके पोते की ढाल बन सके। कोई जरूरत नहीं, अन्विका ने रूखेपन से इनकार किया और जाने के लिए मुड़ गई। जरा रुकिए। तभी कमरे में एक तेज और निडर आवाज गूंजी और उसी पल शिवाय दरवाजे से बाहर निकलकर सबके सामने आ खड़ा हुआ। पृथ्वीपाल और बाकी तीनों के चेहरों का रंग पल भर में उड़ गया। अग्निहोत्री परिवार के इस रद्दी लड़के को वे चाहे जितना भी नीचा समझते हों, लेकिन इस वक्त वे एक बहुत बड़ी चोरी कर रहे थे और चोर के दिल में डर तो होता ही है। अरे भाई शिवाय, तुम्हें तो चोट लगी थी ना? तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो, प्रथम ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत कहा। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने शिवाय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका इरादा शिवाय को वहीं दबा देने का था ताकि वह अन्विका के सामने सच न उगल दे। प्रथम शरीर परिष्करण के 7वें स्तर का साधक था और उसकी ताकत उस मामूली सुमित से कई गुना अधिक खतरनाक थी। शरीर परिष्करण का क्षेत्र 9 स्तरों में बंटा हुआ है। पहले से तीसरे स्तर को प्रारंभिक चरण, चौथे से छठे को मध्य चरण और 7वें से 9वें स्तर को अंतिम चरण कहा जाता है। इन तीनों चरणों के बीच मार्शल आर्टिस्टों की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्तर जितना ऊंचा होता है, यह अंतर उतना ही विशाल हो जाता है। उदाहरण के लिए 9वें स्तर के साधक का 8वें स्तर के साधक पर एक तरफा दबदबा होता है, जबकि पहले और दूसरे स्तर के साधकों के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं होता। कुछ देर पहले शिवाय का साधना स्तर सुमित से 2 स्तर कम लग रहा था, लेकिन वास्तव में वे दोनों एक ही प्रारंभिक चरण में थे। हालांकि प्रथम शरीर परिष्करण के 7वें स्तर पर था, यानी अंतिम चरण। वह शिवाय से पूरे 2 प्रमुख चरण ऊपर था। यह एक ऐसी खाई थी जिसे पाटना लगभग नामुमकिन था। शिवाय भले ही अपने पिछले जन्म में दिव्य लोक का एक परम योद्धा रहा हो,
लेकिन इस कमजोर शरीर और खोखली नींव के साथ वह इतनी बड़ी खाई को आसानी से नहीं लांघ सकता था। तो अब क्या किया जाए? शिवाय की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। प्रतिद्वंद्वी के बढ़ते हुए वार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक अपना मुक्का तान दिया। प्रथम के चेहरे पर एक क्रूर और व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय यहां कैसे पहुंच गया, लेकिन परिवार का सबसे नामी कचरा भला उसका क्या बिगाड़ सकता था। उसने अपनी ऊर्जा शक्ति का संचार किया। पलक झपकते ही उसकी छाती की मांसपेशियां फूलकर लोहे की तरह सख्त हो गईं। उसे शिवाय के प्रहार की कोई परवाह नहीं थी। उसका मुख्य लक्ष्य शिवाय को तुरंत काबू करके उसका मुंह बंद करना था। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। शिवाय के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। सामने वाले की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। अब तेरा बचना नामुमकिन है, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी। चूंकि प्रथम ने न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया, शिवाय का मुक्का सीधे उसकी छाती पर जा लगा। प्रथम, जिसके चेहरे पर अब भी वही घमंड भरी मुस्कान थी, ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा और व्यंग्य से बोला, भाई शिवाय, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। उफ! अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा हो और उसके सारे अंदरूनी अंग छिन्न भिन्न हो गए हों। वह तुरंत जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उधर शिवाय भी झटके से 7 कदम पीछे लड़खड़ाया और दीवार से टकराकर रुक गया। आखिर यह क्या हुआ? शिवाय ने अपने मुक्के में पर्वत भेदी तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह तकनीक दुश्मन के बाहरी रक्षा कवच को भेद कर सीधे शरीर के अंदर विस्फोट करती है। इसलिए हालांकि प्रथम ने ऊर्जा शक्ति से अपनी मांसपेशियों को लोहे जैसा सख्त बना लिया था, फिर भी शिवाय के मुक्के की ताकत उस बाहरी परत को चीरती हुई सीधे उसके शरीर के भीतर जा फूटी, जिससे प्रथम को भयानक आंतरिक चोट लगी। यह तो गनीमत थी कि प्रथम शरीर परिष्करण के 7वें स्तर पर था, वरना इस मुक्के से उसके चिथड़े उड़ जाते और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। एक पूर्व दिव्य लोक के परम योद्धा को कम आंकना साक्षात मौत को दावत देना है। हालांकि 7वां स्तर आखिर 7वां स्तर ही होता है। प्रथम की ऊर्जा शक्ति का पलटवार शिवाय की वर्तमान क्षमता से कहीं ज्यादा था। इसी झटके के कारण वह पीछे की ओर लड़खड़ाया था और प्रहार की तीव्रता से उसका दाहिना हाथ अपनी जगह से खिसक गया था। बिना माथे पर सिकन लाए शिवाय ने अपने बाएं हाथ से एक झटके में अपना दाहिना हाथ वापस अपनी जगह पर बैठा लिया। यह नजारा देखकर पृथ्वीपाल और बाकी लोग सन्न रह गए। वे गुस्से से उबल रहे थे और साथ ही खौफ में भी थे। गुस्सा इस बात का कि एक कचरे ने प्रथम को घायल कर दिया था, और खौफ इस बात का कि यह निकम्मा आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। कमरे में खड़ी नौकरानियां तो बुत बन गई थीं। क्या यह सच में वही कमजोर युवा स्वामी शिवाय थे? वह इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि परिवार के सबसे होनहार युवा स्वामी प्रथम को एक ही मुक्के में खून की उल्टी करवा दें? अरे छोटे दरिंदे, तेरी इतनी हिम्मत! पृथ्वीपाल गुस्से से दहाड़ा। प्रथम को तेरी फिक्र थी, वह तो बस तुझे तेरे कमरे तक ले जाना चाहता था, और तूने उस पर इतनी बेरहमी से जानलेवा हमला कर दिया। तू कोई इंसान नहीं, एक पागल कुत्ता है। जैसा कि उम्मीद थी, वह बूढ़ा बेहद धूर्त और कपटी था। उसने पल भर में सारा दोष शिवाय पर मढ़ दिया। प्रथम ने हाँफते हुए शिवाय को खूनी नजरों से घूरा। वह अग्निहोत्री परिवार का सबसे प्रतिभाशाली युवा था, और आज एक कचरे के हाथों उसे सरेआम जमीन चूमनी पड़ी थी। उसका घमंड इस घोर अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन शिवाय ने दादा पोते की इस नौटंकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने सीधे अन्विका की बर्फीली आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, लड़की, तुम बीमार हो क्या? पृथ्वीपाल आग बबूला होकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अन्विका की मौजूदगी के कारण उसने खुद को रोक लिया। अन्विका टाइगर सन अकादमी, जो वर्षा साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा संचालित है, वह उसकी छात्रा थी, जहां प्रवेश के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक बेहद रसूखदार पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। उसका रुतबा अग्निहोत्री परिवार से कहीं ज्यादा था, लेकिन शिवाय ने सरेआम उसे बीमार कह दिया था। क्या वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा था?
पृथ्वीपाल के मन में एक कुटिल विचार आया। बहुत खूब, अब अपने साथ साथ अपने पिता शिवादित्य को भी इस बर्बादी में घसीट ले। अगर दीक्षित परिवार के गुस्से से शिवादित्य मारा गया तो मैं आसानी से परिवार का मुखिया बन जाऊंगा। वाह शिवादित्य, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तेरा ही निकम्मा बेटा तेरी मौत का कारण बनेगा। अन्विका दीक्षित ने शिवाय की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी नफरत और तिरस्कार झलक रहा था। वह राजधानी के 8 महान परिवारों, राज परिवार के बाद सबसे ताकतवर में से एक दीक्षित परिवार की कुलीन बेटी थी। उसकी सुंदरता पर अनगिनत पुरुष मर मिटते थे और उसका ध्यान खींचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। कुछ तो जानबूझकर उसे नजरअंदाज करने का नाटक भी करते थे। उसने तुरंत मान लिया कि शिवाय भी उसी तरह की एक तुच्छ मक्खी है जो अपमानजनक बातें बोलकर उसका ध्यान खींचने की सस्ती कोशिश कर रहा है। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं हुई, बल्कि घिन्न आने लगी। तेरी इतनी जुर्रत! माहौल को भुनाते हुए पृथ्वीपाल सही मौके पर चिल्लाया, जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ और मिस दीक्षित से माफी मांग। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी बेपरवाह मुस्कान खिंच गई। इस दुनिया में मेरे माता पिता के अलावा किसी में इतनी हैसियत नहीं जो मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। वह बेखौफ कदमों से अन्विका की ओर बढ़ा और उससे महज 3 कदम की दूरी पर जाकर रुक गया। उसे पता था कि इस दूरी के बाद सामने वाले के सब्र का बांध टूट जाएगा और वह हमला कर देगी। जब तुम 10 साल की थी तब से क्या तुम हर साल बिना किसी कारण के अचानक बेहोश नहीं हो जाती हो? शिवाय ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि उसके शब्द सिर्फ अन्विका ही सुन सके। पहले ऐसा साल में सिर्फ एक बार होता था, लेकिन अब यह बढ़ता जा रहा है। शायद अब तुम हर 10 दिन में एक बार बेहोश हो जाती हो, है ना? यह सुनते ही अन्विका के सर्द और भावहीन चेहरे का रंग उड़ गया। दीक्षित परिवार में सिर्फ गिने चुने लोग ही उसकी इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में जानते थे, तो इस लड़के को यह कैसे पता चला? उसने अविश्वास से शिवाय को घूरा और पूछा, क्या तुम्हें इसका कारण पता है? बिल्कुल, शिवाय ने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिलाया, वरना वह इतनी बड़ी बात न कहता। तुम्हें त्रियन मेरिडियन नामक एक श्राप मिला है जो सीधे स्वर्ग से आता है। इस श्राप के साथ पैदा होने वाले लोग केवल 20 वर्ष की उम्र तक ही जी पाते हैं। 20वें जन्मदिन पर वे एक ऐसी गहरी नींद में चले जाते हैं जहां से वे फिर कभी आंखें नहीं खोलते। अन्विका खामोश रही, लेकिन उसे शिवाय की एक एक बात पर यकीन था। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका परिवार उसे वर्षा साम्राज्य के बड़े से बड़े वैद्य के पास ले गया था। हर कोई लाचार था, कोई बीमारी का नाम तक नहीं जानता था। बस एक वैद्य ने भविष्यवाणी की थी कि उसके बेहोश होने का समय बढ़ता जाएगा और एक दिन वह हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। आज उसे पहली बार अपनी बीमारी का नाम पता चला था, लेकिन क्या फायदा? जब साम्राज्य के सबसे महान वैद्य हार मान चुके हैं, तो भला वह यह कैसे सोच सकती थी कि इस लड़के के पास कोई इलाज होगा? मैं इसे ठीक कर सकता हूं। शिवाय की शांत आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। अन्विका का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी अपने चेहरे के भावों को काबू में रखते हुए उसने कहा, अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर सको तो मैं तुम्हें साम्राज्य में कोई भी बड़ा पद दिलवा सकती हूं या तुम्हें जिंदगी भर के लिए बेशुमार साधना संसाधन दे सकती हूं। शिवाय जरा सा मुस्कुराया और बोला, त्रियन मेरिडियन को ठीक करने का दुनिया में केवल एक ही तरीका है, और वह है त्रियन गहन तकनीक का अभ्यास करना। और पूरी दुनिया में यह तकनीक सिर्फ मुझे पता है। मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी अनुयायी बनना होगा। अन्विका का क्रोध से उबलना लाजमी था। वह एक कुलीन और बेहद प्रतिभाशाली योद्धा थी, जिसने महज 17 साल की उम्र में ऊर्जा संग्रहण के 8वें स्तर को छू लिया था। और अब एक मामूली और बदनाम द्वितीय स्तर का साधक उसे अपनी दासी बनने का हुक्म दे रहा था। उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? नाराज मत हो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा विशाल आकाश दे सकता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के उस शिखर पर पहुंचा सकता हूं जहां पहुंचने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। शिवाय ने बेहद शांत और गंभीर लहजे में समझाया, क्या तुमने कभी 7 घातक भूमियों, 4 खूंखार घाटियों
और 3 लटके हुए सागरों के बारे में सुना है? त्रियन मेरिडियन वाले लोग भले ही स्वर्ग के श्राप से ग्रस्त हों, लेकिन नियति हमेशा एक रास्ता छोड़ती है। ऐसे लोगों के पास स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक जड़ें होती हैं। अगर तुम मेरी दी हुई तकनीक का अभ्यास करोगी तो तुम आसमान की उन असीम ऊंचाइयों को छू लोगी जो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। अन्विका का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वह मार्शल आर्ट की दीवानी थी। ताकत और साधना ही उसका पूरा जीवन था। हालांकि अन्विका इस प्रस्ताव से आकर्षित तो हुई, लेकिन शिवाय की अनुयायी बनने के लिए तैयार होना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने धीरे से अपने होंठ खोले और कहा, शर्त बदल दो। शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अब ऊर्जा संचय क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर हो, है ना? तुम्हारी निष्ठा के बदले मैं तुम्हें 2 मंत्र दूंगा, 3 yin नरिश ऊर्जा, मार्ग स्काई डायग्राम और 3 फ्लावर्स गैदर एट द टॉप, ब्रेक थ्रू द हेवेंस। अन्विका ने पहले तो इसे यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शारीरिक परिष्करण के केवल दूसरे स्तर पर मौजूद यह व्यक्ति भला कौन सा अद्भुत मंत्र दे सकता है। उसे लगा वह बस दिखावा कर रहा है। लेकिन उन 2 मंत्रों को सुनने के बाद उसकी ऊर्जा शक्ति में तीव्र हलचल मच गई, मानो ऊर्जा संचय के 9वें स्तर का द्वार खुल रहा हो। वह अंदर तक सिहर उठी। हालांकि उसे पता था कि वह अंततः ऊर्जा संचय क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसमें लगभग 1 महीने का समय लगता। मगर अब उसे दृढ़ विश्वास था कि वह केवल 1 दिन में ही इस स्तर को पार कर सकती है। बल्कि वह तो अभी इसी वक्त एकांतवास में जाकर साधना शुरू कर सकती थी। यह अविश्वसनीय था कि महज 2 सरल वाक्यों का इतना गहरा प्रभाव हो सकता है। ये तो 3 इन गहन कला के सामान्य सिद्धांतों की मात्र 2 पंक्तियां हैं। तुम्हारा क्या विचार है? शिवाय हंसा। फिर उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरी अनुयायी बनो और मैं तुम्हें अद्वितीय दिव्य कौशल सिखाऊंगा। फफ! पृथ्वीपाल और बाकी तीनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से ठहाके लगाने लगे। यह कितना हास्यास्पद था। एक मामूली और निकम्मा इंसान टाइगरसन अकादमी की एक प्रतिभाशाली छात्रा को अपनी अनुयायी बनाने की हिमाकत कर रहा था और उसे अद्वितीय दिव्य कौशल सिखाने का दावा भी कर रहा था। यह तो हद ही हो गई। उसकी हिम्मत तो देखो। उस मूर्ख ने अपनी औकात से बढ़कर बात की थी। यह बिल्कुल हास्यास्पद था। आसपास खड़ी कई नौकरानियों ने भी अपनी हंसी छिपाने के लिए मुंह ढक ली। बेशक वे शिवाय की पृष्ठभूमि जानती थीं। पृथ्वीपाल और अन्य लोगों का अन्विका के प्रति सम्मानजनक रवैया देखकर ही वे समझ गई थीं कि इस महिला का रुतबा कितना ऊंचा है। अन्विका के नाजुक हाथ अनजाने में कांपने लगे, क्योंकि उसके भीतर एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। 2 विचार लगातार आपस में टकरा रहे थे, सहमत होना या इनकार करना। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो दीक्षित परिवार की एक कुलीन और उच्च कोटि की दिव्य आध्यात्मिक जड़ वाली प्रतिभाशाली महिला भला शारीरिक परिष्करण के केवल दूसरे स्तर पर मौजूद एक साधारण व्यक्ति की अनुयायी कैसे बन सकती थी? लेकिन मार्शल आर्ट के प्रति उसका गहरा जुनून उसे हां कहने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसके अलावा शिवाय का यह दावा कि वह उसकी बीमारी ठीक कर सकता है अब निराधार नहीं लग रहा था। छोड़ो इसे। वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शिवाय ने जानबूझकर अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। रुको। अन्विका ने आखिरकार अपना मन बना लिया। वह आगे बढ़ी और उसने शिवाय की आस्तीन पकड़ ली। मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए। 3 साल में वह 20 साल की हो जाएगी। अगर वह गहरी नींद में जाकर हमेशा के लिए सो नहीं गई तो वह पूरी तरह से आजाद हो जाएगी। क्या? पृथ्वीपाल और बाकी तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। इस बार उनकी हंसी की जगह तीव्र सदमे और असीम हैरानी ने ले ली थी। क्या उन्होंने कुछ गलत सुना था? क्या अन्विका सच में मान गई थी? वह शिवाय की अनुयायी बनने के लिए सहमत हो गई? एक निकम्मे की अधीनस्थ? ये जरूर कोई गलत फहमी होगी। बिल्कुल। शिवाय मुस्कुराते हुए मुड़ा और अपना हाथ उठाकर बोला, सौदा पक्का। उसे खुद पर यकीन था कि अगर वह 3 साल के भीतर इस लड़की को पूरी तरह अपना वफादार नहीं बना पाया तो यह उसकी सबसे बड़ी विफलता होगी। इसके अलावा अभी वह अपेक्षाकृत कमजोर था
और उसे पृथ्वीपाल से निपटने के लिए एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी, जो अब गुस्से से आग बबूला होने ही वाला था। स्नैप! अन्विका ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से हथेली टकराई, जो मार्शल आर्टिस्टों के बीच एक समझौता पक्का करने का तरीका है। कितने कोमल हाथ हैं! ताली मिलाते ही शिवाय भावनाओं के उफान से भर उठा। यद्यपि वह अपने पिछले जन्म में दिव्य लोक का एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ और रसायन शास्त्र का सम्राट रह चुका था, जिस पर अनगिनत सुंदरियां मोहित थीं, लेकिन अब अपने इस नए शरीर और आत्मा के साथ एकाकार होने के बाद वह मानो फिर से युवा और आवेगशील हो गया था। उसके भीतर लंबे समय से सोया हुआ जुनून फिर से भड़क उठा, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह सचमुच 16 वर्ष की आयु में लौट आया हो। शिवाय को अपने अंदर का यह बदलाव अच्छा लग रहा था। शायद यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। मिस, इस छोटे शैतान की बकवास मत सुनिए, आइए काम की बात करते हैं, पृथ्वीपाल ने बीच में टोकते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि शिवाय यहां और ज्यादा गड़बड़ करे। और वह सुमित कितना बेवकूफ है, एक निकम्मे पर भी नजर नहीं रख सकता। वापस जाकर उसे कड़ी सजा देनी होगी, उसने मन ही मन सोचा। ग्रैंड स्टीवर्ड, शिवाय ने ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, टाइगर सन अकादमी में यह जगह मेरे पिता ने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल की थी। अब जबकि मेरे पिता पर्पल लाइट वैली में जीवन मरण के बीच झूल रहे हैं, तुम बेशर्मी से उनका हक छीन रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पृथ्वीपाल गुस्से से चिल्लाया। अन्विका ने पहले इस पारिवारिक मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन शिवाय के साथ समझौता पक्का हो जाने के बाद उसका नजरिया स्वाभाविक रूप से बदल गया। उसने कहा, डीकन अग्निहोत्री, आखिर यह सब क्या चल रहा है? मुझे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। पृथ्वीपाल यह दिखावा तो कर सकता था कि उसने शिवाय की बात नहीं सुनी, लेकिन वह अन्विका के शब्दों को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह टाइगर सन अकादमी की प्रतिनिधि थी और उसकी अपनी ताकत भी पृथ्वीपाल से कहीं अधिक थी। भला उसमें अन्विका की बातों को नजरअंदाज करने की जुर्रत कहां थी? उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, बात यह है, यह लड़का हमारे परिवार के मुखिया शिवादित्य का बेटा है। शिवादित्य ने अपने निजी स्वार्थ के लिए यह जगह गुप्त रूप से इसे दे दी थी। मैं तो बस परिवार के व्यापक हित को ध्यान में रख रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस अवसर का सही और पूरा उपयोग हो सके। परिवार के हित को प्राथमिकता देने का क्या खूब बहाना है? शिवाय ने ताना मारा। पृथ्वीपाल, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यह पद मेरे पिता ने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है। इससे परिवार का क्या लेना देना? तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? असलियत तो यह है कि तुम यह पद अपने पोते को देना चाहते हो, ताकि वह साधना में मेरे पिता से आगे निकल जाए और तुम्हें परिवार के मुखिया की कुर्सी हथियाने में मदद कर सके। पाप भी करना और फिर खुद को संत भी साबित करना, यह तुम्हारी घोर निर्लज्जता और बेशर्मी का सबसे बड़ा सबूत है। शिवाय द्वारा इस तरह सरेआम बेइज्जत किए जाने पर पृथ्वीपाल इतना क्रोधित हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा और गुस्से के मारे लगभग उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। तुम छोटे दरिंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह अपमान करने की? पृथ्वीपाल गुस्से से पागल हो उठा। उसे एक निकम्मे लड़के ने सबके सामने नीचा दिखाया था। अगर उसने आज शिवाय को कड़ी सजा नहीं दी तो वह गुस्से के मारे अंदरूनी चोटों का शिकार जरूर हो जाएगा। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर अन्विका की ओर मुड़कर कहा, मुझे टाइगर सन अकादमी में प्रवेश करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। यह समझौता रद्द किया जाता है। इसके बदले में टाइगर सन अकादमी को हमें कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देनी चाहिए। ठीक है, अन्विका ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि किसी शिष्य को पूरी तरह से निखारने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आध्यात्मिक औषधियों की आवश्यकता होती है। नहीं, पृथ्वीपाल तुरंत चिल्ला उठा, यह जगह प्रथम की है और तुम में से कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम बहरे हो? यह जगह साफ तौर पर मेरे पिता ने अपनी मेहनत से हासिल की थी, इसमें तुम्हारा क्या अधिकार है? शिवाय ने उपहास उड़ाते हुए कहा। फिर उसने अन्विका की ओर देखा और बोला, मेरा अगला आदेश तुम्हारे लिए यही है। वह एक पल के लिए रुका और फिर कड़कती आवाज में बोला, मेरे लिए?
इस बूढ़े कुत्ते को पकड़ो, मैं इस बेशर्म इंसान के चेहरे पर कई थप्पड़ जड़ने वाला हूं। अन्विका ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सिर हिलाया और कहा, ठीक है। चूंकि शिवाय ने उसे 2 अनमोल मंत्र देकर पहले ही अपनी ईमानदारी साबित कर दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी बदले में अपनी वफादारी दिखानी थी। क्या अन्विका सचमुच शिवाय की अनुयायी बनने के लिए तैयार हो गई थी? अनुयायी शब्द सुनने में भले ही प्रतिष्ठित लगता हो, लेकिन असलियत में इसका मतलब महज एक नौकर या चमचा होना होता है। यह कितना अविश्वसनीय था कि प्रतिष्ठित टाइगर सन अकादमी की एक होनहार छात्रा किसी और की अनुयायी बनने को तैयार हो गई, लेकिन यही वास्तविकता थी। अन्विका अपने स्थान पर तनकर खड़ी हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत लेकिन ठंडी निगाहें पृथ्वीपाल पर टिकी थीं और उसका सुडौल शरीर तीव्र युद्ध भावना से सुलग रहा था। वरिष्ठ बहन दीक्षित, इस लड़के के झांसे में मत आइए, प्रथम ने बगल से हैरानी से पुकारा। उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अन्विका जैसी बुद्धिमान और समझदार महिला शिवाय की मीठी बातों में आ सकती है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह वह बेहद खूबसूरत महिला थी जिसे वह लंबे समय से पसंद करता था और जिसके पीछे पड़ा हुआ था। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने एक साथ हजारों मक्खियां निगल ली हों। वह अंदर तक हताश और निराश हो चुका था। क्या तुम खुद आत्मसमर्पण करोगे या मेरे हमला करने का इंतजार कर रहे हो? अन्विका ने बेहद शांत लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। अन्विका को खुद पर पूरा भरोसा था। वह ऊर्जा संचय क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी, जबकि पृथ्वीपाल केवल 6ठे स्तर पर था। हालांकि इन दोनों के बीच केवल 2 स्तरों का अंतर था, लेकिन एक ऊर्जा संचय क्षेत्र के अंतिम चरण में थी और दूसरा मध्य चरण में। यह जमीन आसमान का अंतर था। पृथ्वीपाल गुस्से और हैरानी से भर गया और उसने कहा, मिस दीक्षित, क्या आप सचमुच इस छोटे शैतान की मदद करने जा रही हैं? बूढ़े कुत्ते, अपनी जबान संभाल कर बात करो, शिवाय ने बगल में खड़े होकर लापरवाही से कहा। इन शब्दों ने पृथ्वीपाल और बाकी तीनों को आग बबूला कर दिया। एक तरफ तो वह खुद किसी को बूढ़ा कुत्ता कह रहा था और दूसरी तरफ दूसरों से अपनी जबान संभालने की उम्मीद कर रहा था। यह तो वही बात हो गई कि बड़े लोग कुछ भी करें तो सही और आम इंसान कुछ करे तो उसे सजा मिले। यह तो सरासर दबंगई थी। शिवाय ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अगर वह दबंग था भी तो क्या? अपने पिछले जीवन में वह सही गलत की परवाह किए बिना हमेशा अपनों का साथ देने और उनकी रक्षा करने के लिए जाना जाता था। बाहरी लोगों के सामने वह हमेशा अपनों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था। यह बात अलग थी कि बाद में बंद दरवाजों के पीछे वह सही गलत का फैसला करता था। पृथ्वीपाल और उसका पोता अपनी हदें पार कर रहे थे। अगर शिवाय इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त कर लेता तो यह सच में अजीब बात होती। अन्विका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका छरहरा शरीर हवा में हल्के से उछला। उसने अपने गोरे हाथों से वार किया और पृथ्वीपाल को पीछे धकेल दिया। वह धरती पर उतरी किसी परी की तरह लग रही थी, जिसके चेहरे पर क्रोध का कोई नामो निशान नहीं था। वह पूरी तरह से अलौकिक और दिव्य प्रतीत हो रही थी, लेकिन पृथ्वीपाल को यह नजारा बिल्कुल भी दिव्य नहीं लग रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। वह ऊर्जा संचय क्षेत्र के मध्य चरण में था, जबकि उसकी प्रतिद्वंद्वी अंतिम चरण में थी। यह एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना असंभव था, लेकिन पृथ्वीपाल की उस निकम्मे जूनियर शिवाय से थप्पड़ खाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसे खुद को बचाने के लिए पलटवार करना ही था, या कम से कम वहां से भाग निकलना था। टकराव। उसने अग्निहोत्री परिवार की खास चाल, हाथ के 3 मोड़ का इस्तेमाल किया और अन्विका की ओर झपटा। यह पीले स्तर की एक मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक थी और अग्निहोत्री परिवार की 3 महान कलाओं में से एक थी। अग्निहोत्री परिवार ने इन्हीं 3 महान कलाओं के बल पर सीमांत शहर के 2 सबसे बड़े परिवारों में अपना स्थान बनाया था, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से भयानक थी। दुर्भाग्यवश उसका प्रतिद्वंद्वी अन्विका थी। लिटिल प्लम ब्लॉसम हैंड, उस बर्फीली सुंदरी ने धीरे से कहा। अपने नाजुक हाथों के एक झटके से उसने इतने खूबसूरत और सटीक ढंग से प्रहार किए कि उनका वर्णन करना भी मुश्किल था। फिर भी उन प्रहारों की शक्ति भयावह थी।
जैसे जैसे उसके हाथ आगे बढ़े, पृथ्वीपाल कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसका बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। लिटिल प्लम ब्लॉसम हैंड, पीले स्तर की एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट। अपनी साधना और मार्शल आर्ट कौशल में पिछड़ने के कारण पृथ्वीपाल के पास एकमात्र फायदा उसका दशकों का युद्ध अनुभव था। समस्या यह थी कि अन्विका मार्शल आर्ट में विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। अनुभव की कमी के बावजूद उसके पास युद्ध की एक अद्भुत समझ थी, जिसने उसकी अनुभवहीनता की पूरी तरह से भरपाई कर दी थी। ऐसे में पृथ्वीपाल भला कैसे टिक सकता था? केवल 50-60 चालों के बाद ही पृथ्वीपाल हार मान बैठा। उसका दांतयान अवरुद्ध हो गया और उसकी ऊर्जा शक्ति का प्रवाह रुक गया। अब वह किसी आम इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं रह गया था। दादाजी, पिताजी! प्रथम और बाकी दोनों चिल्लाते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अन्विका की ताकत से डरकर वे वहीं ठिठक गए और सिर्फ शिवाय को गुस्से से घूरते रहे। उन्हें अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं था। उन्हें बस यही लग रहा था कि यह सब शिवाय की गलती है। अगर शिवाय यहां नहीं आता तो सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही चलता। शिवाय ने अन्विका की ओर देखते हुए कहा, यदि तुम अपनी युद्ध शैली में थोड़ा सा बदलाव करो तो तुम्हारी युद्ध शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए 17वें दांव में यदि तुम अपने दाहिने हाथ को थोड़ा नीचे करके अपने बाएं हाथ से 2 इंच आगे की ओर प्रहार करती तो तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को और भी जल्दी पराजित कर सकती थीं। अन्विका को शुरू में यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि शिवाय को कोई प्राचीन खजाना मिल गया है और उसने कुछ उन्नत गुप्त तकनीकें हासिल कर ली हैं। इसीलिए वह केवल कुछ मंत्रों से ही उसकी सुरक्षा को तोड़कर उसके भीतर प्रवेश कर सका था। लेकिन जैसे ही उसे पिछली लड़ाई याद आई, उसके सुंदर चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि शिवाय बिल्कुल सही कह रहा था। अगर उसने शिवाय की बात मान ली होती तो यह लड़ाई बहुत पहले खत्म हो सकती थी। उसके मन में शिवाय के प्रति विस्मय का भाव पैदा हुए बिना नहीं रह सका। इस व्यक्ति की नजरें सचमुच खौफनाक थीं। शिवाय मन ही मन हंस पड़ा। वह कौन था? 10,000 साल पहले का मार्शल आर्ट का बादशाह। क्या वह एक छोटी सी बच्ची को भी वश में नहीं कर सकता था? वह पृथ्वीपाल के पास गया और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। तुम छोटे दरिंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पृथ्वीपाल ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। अगर शिवाय ने उसे थप्पड़ मार दिया तो वह फिर कभी किसी से नजरें कैसे मिला पाएगा? स्नैप! बिना किसी झिझक के शिवाय ने पृथ्वीपाल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अग्निहोत्री परिवार के 3 सदस्य और 5 नौकरानियां एक साथ सन्न रह गईं। वे सचमुच सदमे में थीं। अग्निहोत्री परिवार के सम्मानित सदस्य को एक सर्वमान्य निकम्मे व्यक्ति ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस बूढ़े कुत्ते की चमड़ी इतनी मोटी है। इसे मारते मारते मेरे हाथ में ही दर्द होने लगा है, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्वाभाविक भी था। शरीर परिष्करण के क्षेत्र में ऊर्जा शक्ति का उपयोग करके शरीर के हर हिस्से को मजबूत बनाया जाता है। हर मांसपेशी को ऊर्जा शक्ति से भर दिया जाता है ताकि एक मुक्के या लात से भयानक शक्ति उत्पन्न हो सके। पृथ्वीपाल पहले से ही ऊर्जा संचय स्तर पर था और उसने शरीर परिष्करण का पूरा चरण पूरा कर लिया था। इसलिए उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण था। शरीर परिष्करण के मध्य चरण का कोई व्यक्ति यदि उस पर पूरी ताकत से वार भी करता तो भी शायद उसे ज्यादा चोट न लगती। वे केवल उसे हल्का दर्द दे सकते थे या थोड़ा खून बहा सकते थे। उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता होती। लेकिन अब बात चोट लगने की नहीं बल्कि बेइज्जती की थी। शारीरिक परिष्करण के महज दूसरे स्तर पर मौजूद एक निकम्मे कनिष्ठ के हाथों, वह भी 5 नौकरानियों के सामने थप्पड़ खाना, यह कितनी शर्मनाक बात थी। अगर यह बात बाहर फैल गई तो वह भला किसी को अपना मुंह कैसे दिखा पाएगा? पृथ्वीपाल की आंखें मानो आग उगल रही थीं। वह दहाड़ते हुए बोला, अरे छोटे जानवर, यह सब यहां खत्म नहीं होगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा, जरूर होगा। मेरे अनुयायी के सामने मुझे धमकी देना, यह तुम्हारी कितनी बड़ी मूर्खता है। शिवाय ने गहरी सांस ली और अन्विका से कहा, कोई तुम्हारे गुरु को धमकी दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है
हमें क्या करना चाहिए? अन्विका के सुंदर चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट हुई। वह दीक्षित परिवार की लाडली बेटी थी। भला वह किसी और की अनुयायी बनकर सहज कैसे महसूस कर सकती थी? लेकिन फिर भी वह अपने वचन की पक्की थी और तुरंत बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे जान से मार दूं? यह सुनकर पृथ्वीपाल के दोनों बेटे और प्रथम कांप उठे। पृथ्वीपाल उनके लिए शक्ति और समर्थन का सबसे बड़ा स्तंभ था। अगर पृथ्वीपाल की मृत्यु हो जाती तो अग्निहोत्री परिवार में उनका सारा अधिकार और रुतबा भी समाप्त हो जाता। शिवाय मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, यह बूढ़ा कुत्ता मेरे पिता का शिकार है और इससे निपटना उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन उसने पास पड़ी मेज का एक पैर तोड़ा, उसे हाथ में तौला और कहा, यह मौत से तो बच सकता है लेकिन सजा से नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ उसने मेज का वह पाया घुमाया और पृथ्वीपाल के चेहरे पर जोर से दे मारा। पृथ्वीपाल ने तुरंत अपना मुंह खोला और टूटे हुए दांतों के साथ खून थूक दिया। बूढ़े कुत्ते, मेरे पिता ने अपनी जान जोखिम में डाली और तुमने उनसे उनकी आखिरी उम्मीद ही छीन ली। मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या सिर्फ तुम्हारे ही बेटे और पोते हैं? मेरे पिता का कोई नहीं? कल तुमने अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था। क्या एक बड़े बुजुर्ग का यही रवैया होना चाहिए? जब तुम्हें खुद शर्म नहीं आती और तुम अपने बड़े होने की गरिमा नहीं रख सकते, तो मैं तुम्हें सम्मान क्यों दूं और तुम्हारे साथ बड़ों जैसा व्यवहार क्यों करूं? शिवाय अपने हर शब्द के साथ उसे लाठी से मारता जा रहा था। कई वारों के बाद पृथ्वीपाल बुरी तरह लहूलुहान हो गया। उसका चेहरा खून से सना था और उसके कम से कम आधे दांत टूट चुके थे। हालांकि उसकी इस दयनीय हालत के बावजूद एक मार्शल आर्टिस्ट की जबरदस्त जीवन शक्ति के कारण जब तक उसे कोई गंभीर अंदरूनी चोट न लगे, बाहरी चोटें जल्दी ठीक हो जाती थीं। इसलिए शिवाय बिना उसे जान से मारने की चिंता किए उसे पीटने का पूरा मजा ले रहा था। पृथ्वीपाल बिल्कुल खामोश था। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक बार जब उसे शिवादित्य को वश में करने की शक्ति मिल जाएगी तो वह इन पिता पुत्र दोनों की जिंदा खाल उधेड़ देगा। तुम्हें पीटते पीटते मेरे हाथ थक गए हैं। शिवाय ने वह छड़ी नीचे फेंक दी और कहा, अन्विका, मेरे साथ बाहर आओ। अन्विका अंदर तक सिहर उठी। उसे इस तरह बिना पूरा नाम लिए बुलाए जाने पर बेहद घबराहट और अजीब सी झिझक महसूस हुई। शिवाय और अन्विका बाहर निकल गए। प्रथम और बाकी दोनों उन्हें रोकना तो चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। जब पृथ्वीपाल जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ही हार चुका था, तो अग्निहोत्री परिवार में ऐसा कौन था जो उनका मुकाबला कर सके, सिवाय शिवादित्य के। लेकिन अगर शिवादित्य वापस आ भी जाते तो वे किसका साथ देते? यह तो बिल्कुल स्पष्ट था। वहां मौजूद पांचों नौकरानियों के चेहरे पर बड़ी ही दिलचस्प हैरानी थी। उन्होंने आज एक ऐसा शानदार नजारा देखा था जिसकी चर्चा वे आने वाले 3 सालों तक शान से कर सकती थीं। अग्निहोत्री परिवार की हवेली से बाहर निकलने के बाद अन्विका ने शिवाय से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? स्वर्गीय औषधि मंडप, शिवाय ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया। अन्विका ने बस ओ कहा। उसे लगा कि शिवाय उसके लिए कोई दवा तैयार करने जा रहा है, क्योंकि आखिरकार वह अभी एक मरीज ही तो थी। दोनों तेज कदमों से चले और महज 10 मिनट में ही अपनी मंजिल तक पहुंच गए। स्वर्गीय औषधि मंडप एक बेहद शक्तिशाली और विशाल संगठन था, जिसकी शाखाएं वर्षा साम्राज्य के हर शहर में फैली हुई थीं। साम्राज्य के बाहर इसका कितना विस्तार था, इस बारे में शिवाय को अपने पिछले जन्म के सीमित अनुभवों के कारण ठीक से जानकारी नहीं थी। संक्षेप में कहें तो स्वर्गीय औषधि मंडप के पास जड़ी बूटियों और औषधीय गोलियों का सबसे बड़ा और व्यापक संग्रह था। जो चीज यहां नहीं मिल सकती, वह यकीनन कहीं और भी नहीं मिल सकती थी। शिवाय ने औषधालय में कदम रखा और एक काउंटर के पास पहुंचा, जहां एक सुंदर युवती बैठी थी। उन्हें आता देख वह तुरंत खड़ी हो गई और एक मीठी मुस्कान के साथ बोली, नमस्कार, मेरा नाम नज़मा है और आप दोनों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बात करते हुए उसकी नजरें बार बार अन्विका की ओर जा रही थीं। आखिरकार
वह महिला इतनी असाधारण रूप से सुंदर थी कि एक औरत होने के बावजूद नज़मा के लिए उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। शिवाय ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे बैंगनी कमल घास, केलान फल, 100 साल पुराना लाल बांस, लाल पत्ती वाला शकरकंद और सड़े हुए पत्ते व मुरझाई हुई पेड़ की जड़ें चाहिए। यह सुनकर नज़मा पूरी तरह अचंभित रह गई। उसे यहां काम करते हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों का नाम तक नहीं सुना था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह बोली, मुझे खेद है महोदय, मैंने इन जड़ी बूटियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना। कृपया एक पल रुकिए, मैं किसी वरिष्ठ से पूछकर आती हूं। ठीक है, शिवाय ने कहा। ये जड़ी बूटियां वाकई बहुत दुर्लभ थीं, क्योंकि हृदय स्रोत फुलिंग पाउडर बनाने के अलावा इनका इस्तेमाल न के बराबर होता था। हालांकि हृदय स्रोत फुलिंग पाउडर कोई बहुत उच्च स्तर की औषधि नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसा नुस्खा था जिसे उसने अपने पिछले जन्म में खुद ईजाद किया था। उसने यह नुस्खा कुछ लोगों को सिखाया जरूर था, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि अब वह नुस्खा दुनिया में मौजूद भी है या नहीं। कुछ देर बाद नज़मा एक 30 वर्षीय अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ वापस लौटी। तो तुम ही हो वो उपद्रवी? उस व्यक्ति ने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए शिवाय की ओर घूरते हुए पूछा। शिवाय ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम्हारे उपद्रवी कहने का क्या मतलब है? छी, इस तरह मनगढ़ंत और निराधार औषधीय जड़ी बूटियों के नाम लेना क्या जानबूझकर मुसीबत खड़ी करना नहीं है? उस व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हारी ये चाल अच्छी तरह समझता हूं। शिवाय ने शांति से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैंने इन जड़ी बूटियों के नाम खुद बनाए हैं? ये सब कोरी बकवास है। मैं एक मध्य श्रेणी के पीले स्तर का कीमियागर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इन जड़ी बूटियों का नाम तक नहीं सुना। तुम यहां ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो? निकलो यहां से।